आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग एथिक्स की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है बैंकिंग के एथिक्स में। आज के डेट में टेक्नोलॉजी जो है उसने बैंकिंग एनवायरनमेंट को काफ़ी चेंज कर दिया है, कस्टमर्स का रिलेशन को बहुत चेंज कर दिया है। कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो मेन फोकस में आ चुका है। कुछ इवेंट्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इन इन उससे इवोल्यूशन संबंधित है, उनको हम डिस्कस करने से पहले देख लें कि जो चैप्टर इसका नाम है ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, जो पेपर 2 चल रहा है जेआईबी का, उसका मॉड्यूल डी एथिक्स एंड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसका चैप्टर 5 है बैंकिंग एथिक्स चेंजिंग डायनामिक्स। ये इस पूरे पार्ट, ये इस मॉड्यूल का भी लास्ट चैप्टर और इस पेपर का भी लास्ट चैप्टर। इसके साथ ही हमारे जीआईबी का पेपर 2 भी खत्म हो जाएगा, जो कि पूरा चैनल पे अपलोड है। प्लीज गो एंड हैव अ लुक। डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। इंट्रोडक्शन ऑफ एमआईसीआर बेस्ड चेक प्रोसेसिंग। आपको पता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टराइजेशन बेस्ड चेक्स आ गई थी, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन हुआ धीमे धीमे। ठीक है, कार्ड बेस्ड पेमेंट होने लगे, आरटीजीएस नेफ्ट की फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग फैसिलिटी, चेक ट्रांकेशन है सीटीएस, कोर बैंकिंग सिस्टम है सीबीएस, एटीएम का फैसिलिटी, फोन एंड टेली बैंकिंग, इंटरनेट मोबाइल, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के धीमे धीमे बढ़ने से हुआ है। ठीक है, सी रंगराजन की जी कमेटी बनी थी, कब बनी थी? 1984 में बनी थी। और उसके बाद एक बनी थी 1988 में आरबीआई कमेटी ऑन कंप्यूटेशन। ये सब बैंक संबंधित, कंप्यूटर संबंधित कमेटीज बनाई गई थी। इसके बाद कमेटी ऑन टेक्नोलॉजी एक बनी थी जिसने की चेक क्लियरिंग एंड सिक्योरिटी सर्विसेज सेटलमेंट इन द बैंक इन 1994। ये किसके चेयरमैनशिप में थी? डब्ल्यू एस सराफ जी के चेयरमैनशिप में थी। उन्होंने ये चेक वाला काम शुरू किया था, क्लियरिंग और सिक्योरिटी वाला काम शुरू किया था। एथिक्स का क्या रोल होता है टेक्नोलॉजी में? एथिक्स एड्रेसेस द इशू ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज फेयर। एथिक्स ये बात बताता है क्या सही है, क्या फेयर है और क्या न्यायपूर्ण है। ठीक है, ये बताता है। टेक्नोलॉजी जो है वो उस मतलब एक तरह से टेक्निकल मीन्स की हेल्प से कैसे सोसाइटी को एट लार्ज हेल्प कर सकता है वो बताता है। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आरबीआई ने अलग अलग नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, डायरेक्शंस और गाइडलाइंस के थ्रू टाइम टू टाइम ये बताया है कि बैंक को अपने कस्टमर्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को, उसकी प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करना है, उसके डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन रूल्स 2011 इस एम से लाए हैं जिससे कि कस्टमर की सेंसिटिव पर्सनल डेटा जो है उसको सिक्योर किया जा सके, उसको प्राइवेसी प्रोवाइड किया जा सके, उसको उसकी सीक्रेसी मेंटेन किया जा सके। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी के साथ ही अप्लाई नहीं होता है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उन्हें मेंबर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त भी होती है, मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन देते भी हैं। ठीक है, सीआईसी एक्ट 2005 के थ्रू इसके लिए कंसेंट पहले से ही रहता है कि आपका कोई, अगर आप लोन ले रहे हैं तो वो आपका, भले ही आपकी पर्सनल डिटेल है बट वो सीआईसी कंपनी को दिए जाएंगे। ठीक है, ये सीआईसी एक्ट के 2005 के अंतर्गत ये चीज़ कही गई है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होता है? इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी अंडर कोड इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी विच लाइक द सीआईसी। जैसे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी होती है उसी तरह से इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी कंपनीज भी होती हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डेटाबेस को, सभी एंट्रीज चाहे वो क्रेडिट कंट्री में कहीं पर भी हो, उनको इकट्ठा करके क्रेडिटर और डेटर दोनों के बीच एक डिसिप्लिन बनाना और उसके डेटा की हेल्प से डिसाइड कर पाना कि प्रीवियसली उसने क्या किया हुआ है। इसमें डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। जो आपका ये होता है आईयू, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी फैसिलिटीज होती हैं, इनका बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और फैसिलिटीज़ को इंडिया में ही स्टोर करते हैं और ये स्टोरेज और इसमें किसी तरह करप्शन नहीं होने देते हैं। जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी वाले में, वो सर्टेन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सनस के द्वारा ही एक्सेस करी जाती है। मतलब जैसे कि एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गया, या इन्फॉर्मेशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हो गए, वही लोग एक्सेस कर, या इंसॉल्वेंसी बैंक आईबीबीआई मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, वही लोग एक्सेस कर सकते हैं और कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पेटेंट्स, आपको पता है क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एसेट जो कि किसी इंडिविजुअल के नाम पर है, उसने बनाया, उसकी क्रिएटिव इनोवेशन है उसका। फॉर एग्जांपल जैसे कोई आर्टिस्टिक वर्क, कोई सिंबल, कोई इनोवेटिव प्रोसेस या मेथड, वो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाएगा। उसकी बुक्स वगैरह भी जो, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बेसिकली दो प्रकार की दो कैटेगरीज बताई गई। पहली जो आपके इन्वेंशंस हैं, आपके ट्रेडमार्क्स हैं, आपके इंडस्ट्रियल डिजाइंस वगैरह जियोग्राफी के, वो सब है। और दूसरा आपके लिटरेचर, जैसे आपने पोएम लिखी, कोई आपने नॉवल लिखी, कोई फिल्म की स्टोरी लिखी, कोई म्यूजिक बनाया है, वो सब भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कॉपीराइट में ही आता है। पेटेंट क्या है? पेटेंट एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिससे ओनर को अपनी चीज़ के लिए, जो उसने बनाया है, उस पर एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं, उसको बनाने के लिए, उसको सेल करने के लिए, उससे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के, जनरली 20 साल के लिए। और उसमें बदले में उसे क्या करना होता है? बदले में उसे पब्लिक डिस्क्लोजर अपने इनोवेशन करना 20 साल। फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन ऐसे मेडिसिन आपने देखा होगा शुरू में महंगी होती है, फिर 20 साल बाद सस्ती हो जाती है। उसका रीजन यही है, शुरू में कंपनी उसको पेटेंट करवा लेती है, तो 20 साल के राइट मिल जाता है कि 20 साल तक वो मेडिसिन सिर्फ वही बना है क्योंकि इन्वेंट उन्होंने करी है, तो महंगी बेची जाती है। फिर 20 साल बाद वो जेनरिक मेडिसिन में आ जाती हैं, क्योंकि फिर उन्हें वो फार्मूला पब्लिक में डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इनिशियली कोई भी जब कोई नई क्योर आती है, कोई नई रेमेडी आती है, तो वो महंगी होती है दवाई, मतलब मेडिकल सेक्टर में। एथिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
जो भी एम्प्लॉइज़ होंगे, आईटी या नॉन आईटी होंगे, उनको उनके प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन समय-समय से अवगत कराना और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी जो बैंक की है कस्टमर के प्रति, स्टॉक होल्डर्स के प्रति, उसको सिक्योर करना, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टाइम टू टाइम जो भी लॉज़ वगैरह में चेंजेस आ रहे हैं, वो भी अपने एम्प्लॉइज़ को उसकी ज़िम्मेदारी बताते रहना और बता देना कि ये चेंजेस हुए हैं, उस हिसाब से सीक्रेसी को भी मेंटेन करना। साइबर थ्रेट क्या है? देखिए, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में, साइबर सिक्योरिटी में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, किसी भी जो आईटी पर्सनल बैंक का है, उसको पासवर्ड सेट करते वक़्त 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो पासवर्ड पर्सनल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, सीक्रेट होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बैंक में बताया गया कि आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन जून 2, 2016 के थ्रू कमर्शियल बैंक से कहा था कि उन्हें 4 महीने के अंदर-अंदर अपनी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी है। बैंक्स को अपना प्रोग्राम इनेबल करना है साइबर सिक्योरिटी संबंध, जैसे कि उन्हें प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं जिससे कि साइबर अटैक ना हो सकें, गाइडलाइंस स्टेप बाय क्लियर करनी है, अपना स्टेट ऑफ द आईटी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार करना है और स्टाफ और कस्टमर्स में कॉन्फिडेंस लाना है कि साइबर अटैक से वो सेफ हैं। लास्ट बात करते हैं डीआरएम है, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट की। डिजिटल राइट मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिजिटल मीडिया संबंधित। इसका मेन पर्पस ये होता है कि जिससे कि आपका जो भी डिजिटल मीडिया है उसका अनऑथराइज रीडिस्ट्रीब्यूशन ना हो सके, ठीक है? उसका कॉपी पेस्ट करके यानी वो आगे बेचा जा रहा है, बनाया आपने, तो डिजिटली उन चीज़ों को रोकने के लिए डिजिटल राइट मैनेजमेंट शुरू किया गया है। डिजिटल जो आपका जो भी डिजिटल कॉन्टैक्ट होता है वो कॉपीराइट लॉस के थ्रू प्रोटेक्ट तो होता है, लेकिन ऑनलाइन इन चीज़ों को वेब पे प्रोटेक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, ये बताया गया, ठीक है? विद दिस वी हैव कम टू this chapter, this part and this paper as well. Thank you so much for your valuable and do like, share and subscribe and don't forget to comment and I request कि आप जाकर सारे मॉड्यूल्स चैनल पे देखें जिससे कि आपका जीआईबी अच्छे से क्लियर हो जाए. Thank you so much for your valuable time.